जब रेडियो पर खबर आई कि लाल बहादुर शास्त्री अब नहीं रहे, तो पूरे देश का कलेजा मुंह को आ गया। पाकिस्तान के जनरल अयूब खान को लगा कि ये छोटा सा आदमी युद्ध क्या लड़ेगा। रूस के अधिकारी लगातार उन पर दबाव डाल रहे थे कि वो समझौते पर दस्तखत कर दें। शास्त्री जी को उस विला में सोने के लिए कहा गया, जहां न तो कोई कॉल बेल यानी घंटी थी, न ही उनके कमरे के पास कोई टेलीफोन। भारत के इतिहास में कई ऐसी रातें आई हैं जिन्होंने देश की तकदीर बदल दी, लेकिन एक रात ऐसी थी जिसने पूरे हिंदुस्तान को अनाथ कर दिया। वो रात जब सरहद पर दुश्मन को धूल चटाने वाला एक नायक 7 समंदर पार एक दूसरे देश में शांति की मेज पर अपनी आखिरी सांस ले रहा था। आमतौर पर जब कोई प्रधानमंत्री विदेश जाता है तो देश उसकी वापसी का जश्न मनाने की तैयारी करता है, लेकिन 11 जनवरी 1966 की वो सुबह जब रेडियो पर खबर आई कि लाल बहादुर शास्त्री अब नहीं रहे, तो पूरे देश का कलेजा मुंह को आ गया। लोग पूछ रहे थे, कल रात तक जो शख्स मुस्कुरा रहा था, जिसने ताशकंद समझौते पर दस्तखत किए, वो चंद घंटों में कैसे खामोश हो। मैं हूं अंकित और आज रणनीति के इस विशेष एपिसोड में हम उस कोल्ड वॉर की फाइलों को खोलेंगे जो आज भी ताशकंद के सन्नाटे में दफन है। हम सिर्फ मौत की बात नहीं करेंगे, हम उस साजिश की बात करेंगे जिसने भारत के सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री को हमसे छीन लिया। चलिए उस दौर में चलते हैं जहां एक 5.5 फीट के कद वाले शख्स ने पूरी दुनिया के सामने भारत का सीना चौड़ा कर दिया था। शास्त्री जी की मौत को समझने के लिए हमें 1965 के उस युद्ध को समझना होगा जिसने उन्हें दुनिया की नजर में एक खतरनाक रणनीतिकार बना दिया था। 1964 में नेहरू जी के निधन के बाद दुनिया को लगा था कि भारत अब बिखर जाएगा। पाकिस्तान के जनरल अयूब खान को लगा कि ये छोटा सा आदमी युद्ध क्या लड़ेगा। अगस्त 1995 में पाकिस्तान ने कश्मीर में घुसपैठ शुरू कर दी। जवाब में शास्त्री जी ने वो किया जिसकी उम्मीद पाकिस्तान को नहीं थी। उन्होंने आर्मी को खुली छूट दी। उन्होंने कहा, अगर आप कश्मीर पर हमला करेंगे तो हम पंजाब में मोर्चा खोल देंगे, और यही हुआ। भारतीय सेना लाहौर के दरवाजे तक पहुंच गई। शास्त्री जी ने डिफेंस की जगह ऑफेंस यानी आक्रमण की रणनीति चुनी। युद्ध के दौरान अमेरिका ने भारत को धमकी दी थी कि अगर युद्ध नहीं रोका तो वो PL 480 के तहत मिलने वाला अनाज, लाल गेहूं बंद कर देगा। शास्त्री जी का जवाब देखिए। उन्होंने देश से अपील की कि हफ्ते में एक दिन उपवास रखिए, लेकिन हम अमेरिका के आगे घुटने नहीं टेकेंगे। इसी स्वाभिमान ने उन्हें भारत का सबसे चहेता नेता बना दिया। लेकिन इसी जीत के बीच दुनिया की महाशक्तियां अमेरिका और सोवियत संघ USSR परेशान थी। वो नहीं चाहते थे कि दक्षिण एशिया में भारत एक मिलिट्री सुपर पावर बनकर उभरे। रूस के प्रधानमंत्री एलेक्सी कोसिगिन ने भारत और पाकिस्तान को ताशकंद आने का न्योता दिया। शास्त्री जी नहीं जाना चाहते थे, लेकिन उन पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव इतना था कि उन्हें शांति की तलाश में उस शहर जाना पड़ा जहां से वो कभी लौटकर नहीं आए। 3 जनवरी 1966 शास्त्री जी ताशकंद पहुंचे। उनके साथ थी भारतीय डिप्लोमेट्स की एक पूरी फौज, लेकिन माहौल तनावपूर्ण था। पाकिस्तान चाहता था कि भारत लाहौर और सियालकोट के जीते हुए इलाके वापस कर दे। शास्त्री जी का स्टैंड साफ था, हम वो जमीन वापस नहीं करेंगे जिसके लिए हमारे जवानों ने खून बहाया है। ताशकंद में शास्त्री जी को एकदम अलग विला दिया गया। यह मुख्य शहर से थोड़ा दूर था। रूस के अधिकारी लगातार पर दबाव डाल रहे थे कि वो समझौते पर दस्तखत कर दें। 10 जनवरी 1966 को आखिरकार ताशकंद घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर हुए। भारत ने वो सारे इलाके वापस करने का वादा किया जो उसने जीते थे। शास्त्री जी दुखी थे। वो जानते थे कि देश उनसे पूछेगा कि जीती हुई बाजी मेज पर क्यों हार कर आ गए। बताया जाता है कि उस रात उन्होंने अपनी बेटी कुसुम से फोन पर बात की थी। कुसुम ने कहा था, बाबूजी आपने अच्छा नहीं किया। इस पर शास्त्री जी ने जवाब दिया था, वक्त बताएगा कि मैंने क्या किया। ये उनके आखिरी शब्द थे जो उनके परिवार सुने।
उस रात शास्त्री जी ने हल्का खाना खाया था। उनके साथ उनके सेवक रामनाथ और निजी चिकित्सक डॉक्टर R.N. चुग भी थे। लेकिन रात में कुछ ऐसा हुआ जो प्रोटोकॉल के खिलाफ था। शास्त्री जी को उस विला में सोने के लिए कहा गया जहां न तो कोई कॉल बेल यानी घंटी थी, न ही उनके कमरे के पास कोई टेलीफोन। मध्य रात्रि के बाद ताशकंद का वो सन्नाटा एक चीख में बदलने वाला था। 10 जनवरी 1966 की रात ताशकंद में बर्फ गिर रही थी। समझौता हो चुका था और शास्त्री जी अपने कमरे में थे। उस रात करीब 10:30 बजे उन्होंने अपना आखिरी भोजन किया था। भोजन किसने बनाया था, यहीं से शुरू होता है शक का पहला घेरा। आमतौर पर शास्त्री जी का खाना उनके वफादार सेवक रामनाथ बनाते थे, लेकिन उस रात ताशकंद के उस विला में खाना बनाया था जान मोहम्मद, जो सोवियत रूस में भारतीय दूतावास के राजदूत T.N. कॉल का कुक था। रामनाथ ने बाद में बताया कि उस रात शास्त्री जी ने सिर्फ थोड़ा सा पनीर और फल खाया था। भोजन के बाद शास्त्री जी अपने कमरे में चले गए। अब इस कमरे के सेटअप को गौर से समझिए, क्योंकि वहां एक खतरनाक खेल हुआ था। शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री थे, लेकिन उस रात उनके कमरे में कॉल बेल घंटी नहीं थी। अगर उन्हें आधी रात को तकलीफ होती तो वो किसी को बुला नहीं सकते थे। टेलीफोन भी उनके पास नहीं, दूसरे कमरे में था और डॉक्टर R.N. चुग दूसरे विला में सो रहे। रात के लगभग 1:15 बजे शास्त्री जी अचानक खांसते हुए अपने कमरे से बाहर आए। उन्होंने लड़खड़ाते हुए पास के कमरे में सो रहे अपने स्टाफ को जगाया और पानी मांगा। उन्होंने अपनी छाती पर हाथ रखा और सिर्फ इतना कहा, डॉक्टर साहब को बुलाओ। जब तक डॉक्टर चुग वहां पहुंचे, शास्त्री जी की हालत बिगड़ चुकी थी। डॉक्टर चुग ने उन्हें डेक्सामेथासोन का इंजेक्शन दिया, उनके दिल की मालिश की, लेकिन सब बेकार। आजाद भारत का दूसरा प्रधानमंत्री रूस की उस सर्द रात में हमेशा के लिए खामोश हुआ। डॉक्टरों ने आधिकारिक तौर पर इसे हार्ट अटैक बताया, लेकिन क्या ये वाकई दिल का दौरा था या ये सुनियोजित हत्या थी जो आज तक कहा जा रहा है। 11 जनवरी की दोपहर पालम एयरपोर्ट, दिल्ली। शास्त्री जी का पार्थिव शरीर भारत पहुंचा। पूरा देश सदमे में था, लेकिन जब उनकी पत्नी ललिता शास्त्री ने अपने पति के शरीर को देखा तो उनके पैर सुन्न पड़ गए। वो दृश्य किसी भी पत्नी के लिए डरावना था। ललिता शास्त्री ने बाद में चीख चीख कर दुनिया को बताया कि शास्त्री जी का शरीर नीला और काला पड़ गया था। विज्ञान कहता है कि हार्ट अटैक से मौत होने पर शरीर का रंग नहीं बदलता। शरीर नीला तब पड़ता है जब खून में जहर मिल गया हो। इतना ही नहीं, शास्त्री जी के शरीर पर कुछ और भी था जो किसी स्कैम की गवाही दे रहा था। उनके पेट और गर्दन के पीछे कटे हुए निशान थे। उनकी पीठ पर खून के धब्बे थे। ललिता जी ने सवाल उठाया, अगर पोस्टमार्टम नहीं हुआ तो ये टांके और कटे हुए निशान कहां से आए? इन सबूतों और आरोपों के बाद यह दावा और मजबूत हो जाता है कि षड्यंत्र तो हुआ। दुनिया के किसी भी देश में जब किसी राष्ट्र प्रमुख की मौत दूसरे देश में होती है तो पोस्टमार्टम अनिवार्य होता है, लेकिन ताशकंद में सोवियत संघ के डॉक्टरों ने सिर्फ एक कागज पर दस्तखत किए और शरीर को भारत भेज दिया। और दिल्ली में भी शास्त्री जी का पोस्टमार्टम नहीं कराया गया। सोचिए ऐसा क्यों हुआ होगा? सरकार ने कहा कि सोवियत संघ के साथ संबंध खराब हो सकते हैं। आधिकारिक रिपोर्ट पहले ही हार्ट अटैक कह चुकी थी, लेकिन सच तो यह है कि पोस्टमार्टम की एक रिपोर्ट उन हजारों सवालों को दफन कर देती जो आज भी जिंदा हैं। शास्त्री जी के निजी सेवक रामनाथ ने बाद में एक इंटरव्यू में कहा था कि ताशकंद की उस रात शास्त्री जी के कमरे में एक थर्मस फ्लास्क था। शास्त्री जी हमेशा उसी फ्लास्क से पानी पीते थे। वो फ्लास्क मौत के बाद कभी वापस भारत नहीं आए। वो कहाँ गए? क्या उसमें वो जहर था जिसने भारत के मसीहा की जान ली? शक की सुई सिर्फ रूस पर नहीं थी। उस वक्त की दुनिया कोल्ड वॉर के दौर से गुजर रही थी। एक तरफ थी अमेरिका की CIA जो शास्त्री के परमाणु कार्यक्रमों से डरी हुई थी, और दूसरी तरफ दिल्ली के गलियारों में बैठे वो लोग जिन्हें शास्त्री जी की सादगी और बढ़ता कद अपनी सत्ता के लिए खतरा लगा। ताशकंद की उस रात जो हुआ वो सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच का मसला नहीं था। 1966 का वो दौर दुनिया के इतिहास का सबसे खतरनाक मोड़ था। एक तरफ अमेरिका था, दूसरी तरफ रूस, और इन दोनों के बीच एक छोटा सा देश भारत अपनी संप्रभुता और न्यूक्लियर पावर के साथ सिर उठा रहा था। आपने अक्सर सुना होगा कि राजनीति में कुछ भी इत्तेफाक नहीं होता। शास्त्री जी की मौत के सिर्फ 13 दिन बाद
यानी 24 जनवरी 1966 को भारत के सबसे बड़े वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का विमान कंचनजंगा माउंट ब्लैंक की पहाड़ियों में क्रैश हो गया। सिर्फ 13 दिन के भीतर भारत ने अपना शांति दूत शास्त्री जी और अपना परमाणु नायक होमी भाभा दोनों खो दिए। क्या ये महज इत्तेफाक था या ये दुनिया की सुपर पावर्स द्वारा किया गया एक स्ट्रेटेजिक प्रूनिंग यानी भारत की बढ़ती शाखाओं को काटने की साजिश थी? सालों बाद 2008 में एक किताब आती है, कन्वर्जेशन विद द क्रू। इसे लिखा था ग्रेगरी डगलस ने। इस किताब में CIA के पूर्व सेकंड इन कमांड रॉबर्ट क्रॉली के साथ हुई बातचीत का ब्यौरा है। क्रॉली ने जो कहा वो आज भी भारत सरकार की फाइलों में एक डरावने सच की तरह बंद है। क्रॉली ने स्वीकारा था भारत परमाणु बम बनाने के बहुत करीब था और वो यानी शास्त्री उसे रोकने वाला नहीं था। क्रॉली ने शास्त्री जी के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा था, वो छोटा सा आदमी हमारे लिए मुसीबत बन गया था। यहाँ समझिए CIA की खेल। पहला, परमाणु कार्यक्रम। शास्त्री जी ने होमी भाभा को गुपचुप तरीके से न्यूक्लियर टेस्ट की इजाजत दे दी थी। अमेरिका को डर था कि अगर भारत परमाणु संपन्न हो गया तो एशिया में उसकी दादागिरी खत्म हो जाएगी। दूसरा, ताशकंद का माहौल। अमेरिका नहीं चाहता था कि रूस यानी सोवियत संघ भारत और पाकिस्तान के बीच मसीहा। तीसरा, हत्या का तरीका। क्रॉली ने संकेत दिया था कि ताशकंद में शास्त्री जी के खाने में ऐसा जहर मिलाया गया था जो कार्डियक अरेस्ट जैसा दिखता है, लेकिन पोस्टमार्टम के बिना उसे पकड़ा नहीं जा सकता। जब शास्त्री जी की मौत हुई तो डॉक्टर भाभा सदमे में थे, लेकिन वो जानते थे कि भारत को परमाणु शक्ति बनाना ही अब शास्त्री जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। वो जिनीवा जा रहे थे, लेकिन उनका विमान हवा में ही उड़ गया। फ्रांस के एक पर्वतारोही ने सालों बाद उस मलबे से ऐसे पुर्जे ढूंढे जो बताते थे कि विमान के भीतर एक विस्फोट हुआ था। सोचिए, 1966 के जनवरी महीने में भारत को अनाथ कर दिया गया, नेतृत्व भी गया और विज्ञान की रीढ़ भी टूट गई। और दिल्ली में उस वक्त सत्ता की जो म्यूजिकल चेयर चल रही थी, उसने इन मौतों पर सवाल उठाने के बजाय शांति और प्रोटोकॉल का चादर उड़ना बेहतर समझा। सवाल ये उठता है कि अगर ये अंतरराष्ट्रीय साजिश थी तो भारत के भीतर के लोगों ने क्या किया? क्या दिल्ली में कोई था जो ताशकंद से आने वाली उस काली खबर का इंतजार कर रहा था? क्या शास्त्री जी की मौत के पीछे सिर्फ बाहरी हाथ था या घर के भेदी भी शामिल थे? शास्त्री जी की मौत के बाद भारत में क्या हुआ वो मौत से भी ज्यादा रहस्यमयी। जब ललिता शास्त्री ने पोस्टमार्टम की मांग की तो उसे अनसुना कर दिया गया। संसद में जब राम मनोहर लोहिया और राजनारायण ने सवाल उठाए तो उन्हें इमोशनल कहकर दबा दिया गया। शास्त्री जी की मौत के दो सबसे बड़े गवाह थे, उनके निजी सेवक रामनाथ और उनके डॉक्टर RN चुग। 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार आई और राजनारायण समिति ने जांच शुरू की तो इन दोनों गवाहों के साथ जो हुआ वो साजिश पर मुहर लगाता है। डॉक्टर R नारायण चुग जब वो संसद की समिति के सामने गवाही देने के लिए अपनी कार से दिल्ली आ रहे थे, एक ट्रक ने उनकी कार को टक्कर मार दी। डॉक्टर चुग, उनकी पत्नी और उनके बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। रामनाथ जो उनका सेवक था, रामनाथ ने बताया था कि उनके पास ताशकंद की उस रात के कई राज। जिस दिन उन्हें गवाही के लिए जाना था, एक कार ने उन्हें भी टक्कर मार दी। रामनाथ बच गए, लेकिन उनके दोनों पैर कट गए और उनकी याददाश्त भी चली गई। ये दोनों हादसे इत्तेफाक नहीं हो सकते, ये सिस्टमैटिक क्लीनअप था। आज भी शास्त्री जी की मौत से जुड़ी कई फाइलें भारत सरकार ने क्लासिफाइड रखी हुई है। RTI के जवाब में सरकार कहती है कि इन फाइलों को सार्वजनिक करने से विदेशों के साथ हमारे संबंध खराब हो सकते हैं। कौन सा देश? रूस, अमेरिका या कोई और? वो कौन सा राज है जो 60 साल बाद भी भारत की जनता को जानने का हक नहीं है? ताशकंद की उस रात सिर्फ नेता और जासूस ही नहीं थे, वहां भारत के एक दिग्गज पत्रकार भी मौजूद, कुलदीप नैयर। नैयर साहब उस वक्त लाल बहादुर शास्त्री के प्रेस सचिव रह चुके थे और ताशकंद में रिपोर्टिंग के लिए गए थे। अपनी किताब बियॉन्ड द लाइन्स में उन्होंने उस रात का जो मंजर बयां किया है वो रोंगटे खड़े कर देता है। नैयर साहब ने लिखा कि रात के करीब 2 बजे किसी ने उनके होटल के कमरे का दरवाजा खटखटाया और कहा, आपका प्रधानमंत्री मर रहा है। जब वो भागते हुए शास्त्री जी के विला पहुंचे तो उन्होंने देखा कि प्रधानमंत्री का शरीर एक छोटे से पलंग पर पड़ा था। कमरा इतना छोटा था कि वहां ठीक से खड़ा होना भी मुश्किल था।
नैयर साहब ने पहली बार शास्त्री जी के चेहरे को करीब से देखा और उन्होंने अपनी डायरी में नोट किया, शास्त्री जी का चेहरा हल्का नीला पड़ चुका था। अब बात करते हैं उस रसोइये की जिसने उस रात खाना बनाया था, जान मोहम्मद। जब शास्त्री जी की मौत पर साजिश के बादल मंडराने लगे तो जान मोहम्मद को रूस में ही गिरफ्तार किया गया, लेकिन कुछ ही घंटे में उसे छोड़ दिया गया। क्यों? क्योंकि सोवियत अधिकारियों ने कहा कि उसने भी वही खाना खाया था जो शास्त्री जी ने खाया था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। सालों बाद जब भारतीय अधिकारियों ने जान मोहम्मद की तलाश की तो पता चला कि वो गायब हो चुका है। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि उसे मॉस्को में एक बहुत बड़े सरकारी पद पर बिठा दिया गया था, तो कुछ का मानना है कि उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। ताशकंद के उस विला में उस रात जान मोहम्मद अकेला नहीं था, वहां रूस की एक महिला भी थी जो शास्त्री जी को फल देने आई। उसकी गवाही कभी दर्ज नहीं। ललिता शास्त्री ने बार बार एक ही बात पूछी, शास्त्री जी का वो निजी थर्मस कहाँ है? शास्त्री जी को अक्सर खांसी रहती थी, इसलिए वो अपने साथ एक खास थर्मस में उबला हुआ पानी रखते थे। ताशकंद की उस रात उनके बिस्तर के पास वही थर्मस रखा था। जब उनका सामान भारत वापस आया तो उस बक्से में वो थर्मस नहीं था। अगर वो एक साधारण मौत थी तो किसी को प्रधानमंत्री के पुराने थर्मस की क्या जरूरत थी? सिर्फ एक ही वजह हो सकती है, उस थर्मस के पानी में वो सबूत था जो किसी भी लैब में जहर की पुष्टि कर देता। शास्त्री जी की मौत के बाद दिल्ली में जो हुआ वो आजाद भारत की राजनीति का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। शास्त्री जी भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे। वो किसान को मजबूत कर रहे थे और जवान को आधुनिक बना रहे थे। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में एक बुनियादी सवाल पूछा जाता है कि अगर ये एक षड्यंत्र था तो इसका फायदा किसे हुआ? तो सुनिए, पाकिस्तान जिसे लाहौर और सियालकोट की अपनी जमीन वापस मिल गई, सुपर पावर्स यूएसए और यूएसएसआर, भारत का परमाणु कार्यक्रम सालों पीछे चला गया। घरेलू राजनीति, शास्त्री जी के हटते ही दिल्ली की सत्ता में एक बड़ा बदलाव आया। यहाँ सीधे किसी का नाम लेना सही नहीं है, लेकिन इसका फायदा तो उन्हें हुआ था। 2009 में पत्रकार अनुज धर ने एक आरटीआई फाइल की थी। उन्होंने सरकार से शास्त्री जी की मौत से जुड़ी वो एक सीक्रेट फाइल मांगी जिसे रूस ने भारत को सौंपा था। प्रधानमंत्री कार्यालय ने जवाब दिया, इस फाइल को सार्वजनिक करने से अंतर्राष्ट्रीय संबंध खराब हो सकते हैं और देश में दंगे भड़क सकते हैं। सोचिए, 60 साल पुरानी एक मौत की फाइल से आज दंगे क्यों भड़केंगे? क्या उस फाइल में अपनों के ही नाम दर्ज हैं? क्या वो विदेशी हाथ असल में देसी साजिश का हिस्सा था? आज भी शास्त्री जी की मौत भारत के लोकतंत्र के दामन पर एक ऐसा दाग है जिसे धोने की कोशिश किसी सरकार ने नहीं की। 1977 की राजनारायण समिति की रिपोर्ट आज भी गायब है। जस्टिस राजेंद्र सच्चर, जिन्होंने इस मामले को करीब से देखा था, उन्होंने भी अंत तक यही कहा कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था, जय जवान जय किसान। उन्होंने हमें लड़ना सिखाया, उन्होंने हमें भूखा रहकर भी सिर उठाकर जीना सिखाया। लेकिन ताशकंद की उस रात ने हमें ये सिखाया कि शांति की कीमत कभी कभी राष्ट्र के अपने सबसे अनमोल रत्न की जान देकर चुकानी पड़ती है। शास्त्री जी की मौत एक हार्ट अटैक नहीं थी, वो एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर था, एक ऐसी साजिश जिसमें दुनिया की महाशक्तियों और शायद हमारे अपने लोग भी शामिल थे। ताशकंद का वो विला आज भी उन चीखों का गवाह है जिन्हें प्रोटोकॉल की फाइलों में दबा दिया। आपको क्या लगता है, क्या 60 साल बाद भी भारत सरकार को वो क्लासिफाइड फाइलें सार्वजनिक नहीं करनी चाहिए? क्या शास्त्री जी के परिवार को ये जानने का हक नहीं है कि उनके बाबूजी के साथ उस रात क्या हुआ था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ऐसी ही और जानकारी वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं अंकित। जय हिंद।